हेलो बच्चों। बेटा हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और उसमें हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिक्स हमारा थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और ये भी बेसिक लेक्चर ही आप मानिए इसको, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है मैं उनको आपको एलोबरेट करने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लेक्चर में जनरली हम लोग देखेंगे बेटा कि क्या हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट रहा, और किस तरीके से ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसका बर्थ हो सका, वो डेवलप कर सकी और फिर बाद में वो फ्लोरिश कर सकी। कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका योगदान सबसे ज्यादा रहा इस ब्रांच को स्टार्ट करने में और उसको डेवलप कराने में। हम लोग बेटा यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट जो आपकी एनसीईआरटी उसकी बात नहीं कर रही है, लेकिन मैं उसकी बात जरूर करूंगा, दैट इज पॉलबर्ग। और सेकंड हम लोग बात करेंगे बेटा हर्बर्ट बॉयर, और थर्ड हम लोग बात करेंगे स्टैनले कोहेन की बात करेंगे। तो 3 साइंटिस्ट पे मेरा जनरली फोकस रहेगा, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया, फिर किसने इस ब्रांच को आगे प्रोग्रेस करके ले गए, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर बेटा ये लेक्चर हम लोग यहां पर खत्म करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में बेटा हम लोग देखने वाले हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते आए हैं बेटा कि हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का, और क्विक रिवीजन करने के बाद ही हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो लास्ट क्लास को अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपको ये बात याद आ रही होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैंने प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट क्रॉस को लिया था, और किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता होगा उसको मैंने थोड़ा सा एक बेसिक चीजें बताई थी। फिर मैंने उसका कंपैरिजन किया था कि जो हम लोग प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है, आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो भी मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एक चीज बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा बेटा कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बेटा जो प्रोजेनी प्लांट्स आते हैं उसके साथ साथ डिजायरेबल जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाती हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं, और वो प्रोजेनी प्लांट्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं जो मैं आपको समझाने की और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट तो मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा था। फिर मैंने ये बोला था कि अगर कोई डिजायरेबल जीन या डीएनए सेगमेंट को अगर मैं किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करता हूं, तो क्या वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद क्या वो रेप्लिकेट करेगा? क्योंकि मेरा असली मकसद है क्या बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं असली मकसद क्या है, हमको इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना है, और इससे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज लेनी है, जो कि मैं अगेन एंड अगेन आपको बता चुका हूं। ये चीज आपको मुझे लगता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तो मुझे जब मैं किसी डिजायरेबल जीन या डीएनए सेगमेंट को अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता हूं तो वो चला तो जाएगा, लेकिन लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां पर एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओराई, वो अब्सेंट होता है। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन बेटा स्टार्ट होता है ओराई से, जहां पर दोनों आपके स्टैंड एक दूसरे से खुलना स्टार्ट करते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये एक सेगमेंट से स्टार्ट होता है जो कि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर किसी डीएनए के सेगमेंट में अगर ओराई नहीं है तो उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और अगर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो इतना जो हम लोग ने काम किया है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो हम लोग सर इसको रेप्लिकेट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि अगर ये डीएनए सेगमेंट अगर किसी सेल के अंदर गिर जाए और वो किसी भी तरीके से उस जीनोम का पार्ट हो जाए, तो जीनोम के अंदर क्या होगा बेटा, आपके ओराई सीक्वेंसेस होंगे, और फिर उसी के साथ साथ जब मेन जीनोम रेप्लिकेट करेगा तो उसी के साथ साथ जो आपने ट्रांसफर किया है वो भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बेटा,
देखिए बच्चों, मैं आपको अगेन एंड अगेन यही चीज बता रहा हूं कि ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जानकारी होगी। अदरवाइज इन लेक्चर्स को देखने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो मैं आपसे यही रेकमेंड बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं क्या बोल के निकल जाऊंगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मुझे लगता है ये वाली पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बेटा पढ़ाया ही था। ठीक है, जैसे कि एक स्लाइड ये वाली मैंने बोला था कि जब मैं किसी डीएनए सेगमेंट को इसके अंदर ट्रांसफर करूंगा तो ये सेल क्या हो जाएगी बेटा, आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये डीएनए सेगमेंट को अगर मैं इसे छोड़ दूं, अगर ये जीनोम का पार्ट नहीं बनता है तो ये रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से जीनोम का पार्ट बन जाता है तो जो इसका क्रोमोसोम होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, ओराई प्रोवाइड करेगा। और फिर उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के साथ साथ वो उसके प्रोजेनीज में भी ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे लगता है ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जो स्लाइड है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाली स्लाइड समझ में आ गई तो फिर आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हिस्ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यह देखना है कि हमने यहां पर लिख रखा है बेटा आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला बात तो अपने को यही जानना है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा तो मैंने यही आपको बताना है कि व्हाट इज डीएनए, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि आपका कोई डीएनए सेगमेंट है। ठीक है, और इसमें मैंने बेटा इंसर्ट कर दिया एक फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया एक फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। ठीक है, और ये सीक्वेंस पहले इस वाले जो मेन जो आपका डीएनए था, मेन डीएनए में ये वाला डीएनए पहले मौजूद नहीं था। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं किसी भी और तरीके से नहीं कर पाऊंगा सिवाय इसके कि मैंने इसको कहीं से और ट्रांसफर करके इसके अंदर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, ये है बेटा आपका फॉरेन डीएनए और फॉरेन डीएनए, और इसके बाद क्या, या एलियन डीएनए। एलियन डीएनए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे क्या बोल कह सकता हूं, इसको बेटा मैं सिंपली बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, डीएनए 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 which is synthesized in lab, with the help of जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा बेटा। ठीक है, मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसको मैंने लैब में सिंथेसाइज किया है। मैंने सपोज कीजिए ये आपका एक डीएनए है और ये एक आपका अलग डीएनए है। मैंने एक सेगमेंट को यहां से निकाला, एक डिजायरेबल जीन को यहां से निकाला और इसके अंदर यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जो आपका प्रोडक्ट डीएनए बनेगा, इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि यहां पर जो मैंने बता रखा है बेटा, सपोज कीजिए ये है आपका एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड। क्या है बेटा, ये है आपका एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड की अगर मैं बात करता हूं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताइए बेटा बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या होता है। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है, आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से बेटा हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स चीजों को क्लियर कर लिया तो बिलीव मानिए 5 से 6 क्वेश्चन इतने लप्पू होते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ठीक है, अब मुझे ये जानना जरूरी है कि क्या होता है प्लाज्मिड। तो ये होता है बेटा आपका स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन सेल्स डीएनए, which is distinct from main cells DNA। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पूरा चीज बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। बार बार मैं प्लाज्मिड का यूज करने वाला हूं, और बार बार प्लाज्मिड का यूज करूंगा, तो आपको ये चीज मैंने लिखी है, ये आपको दिमाग में घर कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या बैक्टीरियल डीएनए, अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, तो क्या सर इसमें और डीएनए होता है? बिल्कुल बेटा, जो मेन डीएनए होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन डीएनए, और ये है इसका ये क्या है इसका अलग डीएनए। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने बहुत अच्छी तरीके से क्या पढ़ा होगा बेटा, बैक्टीरिया पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब मैंने यहां से एक प्लाज्मिड को निकाला, तो मैंने जब यहां से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया, जब मैंने यहां से बेटा प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया इस सेल से, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, बेटा बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं बेसिक चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपका प्लाज्मिड, ये क्या है बेटा आपका प्लाज्मिड, जिसको मैंने सेल से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें बेटा एक कट लगाया, इसमें एक कट लगाया, और कट कौन लगाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग, अभी मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो मैंने इस बैक्टीरियल सेल से क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, फिर मैंने इसमें एक कट लगाया। जब मैं कट लगाऊंगा बेटा तो ये खुल जाएगा। अब ये कट किस साइड पर लगता है, रेस्ट्रिक्शन साइड्स पे लगता है। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, इसमें एक कट निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मुझे बनाना क्या है बेटा, मुझे बनाना है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मान लीजिए ये है आपका एक ह्यूमन सेल, ये क्या है बेटा आपका एक ह्यूमन सेल है। सपोज कीजिए ये जो मैं आपका बेटा एक आभासी एक्सपेरिमेंट आप समझिए, एक एपरेंट एक्सपेरिमेंट आप समझिए, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट समझिए, जो कि मैं यहां पर लेकर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाना समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कहां पर सिंथेसाइज करता हूं बेटा, कहां से सिंथेसाइज करता हूं आपका बताइए, लैब में सिंथेसाइज करता हूं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां से क्या किया, बेटा, इस डीएनए सेगमेंट को यहां से निकाल लिया। ठीक है, ये है मेरा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस, क्या डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, चलिए इतना याद रखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने यहां पर भी जब इसको लगाया होगा बेटा, तो इसको कट किया होगा ना बच्चों, है ना, तो यहां पर भी मैंने कट किया होगा, तब जब मैंने यहां पे ऐसे कट किया होगा तब मुझे क्या मिला होगा, डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, अब कैसे कट करेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया,
मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया बेटा। क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। मैंने क्या किया? ये देखिए, ठीक है, ठीक है। ये है बेटा ह्यूमन का डीएनए और ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए। अब आप समझिए कि क्या मैं इस प्लाज्मिड में इस डीएनए का प्रेजेंस किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्या? अरे बेटा आप ये बताइए कि बैक्टीरिया के डीएनए में ह्यूमन का डीएनए कहां से आ जाएगा? इसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे तभी आ पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अदर किसी चीजों से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सिवाय इसके कि इसको मैंने कहीं पर लैब में सिंथेसाइज किया है, ठीक है। तो मैंने किया क्या है बेटा? मैंने किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके डीएनए को लिया, कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसको लिया, कट किया और इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को मैं क्या बोलूंगा बेटा? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मुझे आगे की चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने ये समझा दिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, मैं इसको कैसे कैसे क्या करता हूंगा आपका बेटा, कैसे क्या करता हूंगा, बनाता हूंगा लैब में। इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। कट कैसे लगाएंगे अगर आप चाहें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे आपको इसको आगे पढ़ाना ही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसकी क्या देखेंगे? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में सबसे पहले मुझे क्या देखना है बेटा? पॉल बर्ग का एक्सपेरिमेंट देखना है। क्या देखना है? पॉल बर्ग का एक्सपेरिमेंट। आपकी एनसीईआरटी इनके बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि पॉल बर्ग को बेटा नोबेल प्राइज मिला था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इन्होंने एक जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट किया बेटा, और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इन्होंने किया था 1971 में। कब किया था बेटा? 1971 में। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लैब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ में आया तो मैं और आगे चलो। अब मैंने क्या क्या बोला बेटा कि इन्होंने 1971 में एक जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट किया था। स्प्लाइसिंग मीनिंग आप समझते ही होंगे बेटा, जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं हम लोग? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं बेटा, और उसके बाद जो आरएनए बनता है उसको हम लोग बेटा स्प्लाइसिंग करते हैं, और एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाकर हम एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो कि आप कमेंट कभी करते नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस सीरीज के अलावा एक आध दो लेक्चर्स में आपको रेप्लिकेशन वगैरह के पढ़ा दूंगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के, ताकि आपको जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब ये वाला पॉइंट, अब सुनना पूरी बात। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या? इन्होंने एक तो वायरस लिया जिसका नाम है SV40 वायरस। SV40 वायरस, एस फॉर है बेटा यहां पे सीमियन वायरस। एक्चुअली बेटा ये एप्स वगैरह में या मंकी वगैरह में पाया जाता है। मैं यहाँ पे मंकी लिख देता हूँ, मोंकी लिख देता हूँ। मोंकी को बेटा जनरली ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, ठीक है। SV40 वायरस लिया, और SV40 वायरस के अंदर जो डीएनए है बेटा, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इसको आप प्लाज्मिड मत बोल दीजिएगा बेटा, प्लीज, ठीक है। प्लाज्मिड तो हम लोग कहां पर देखते हैं? बैक्टीरिया में देखते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किसका? सिमियन वायरस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक क्या लिया? सिमियन वायरस लिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा समझना, ठीक है। ये है आपका इकोलाई। ये क्या है बेटा? आपका इकोलाई। ये इकोलाई क्या होती है? आपकी बैक्टीरिया होती है बेटा, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया।
बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया और वायरस का प्लाज्मिड लिया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब सुनना एक बात ध्यान से। यहां पर जो मैंने फेज जीन्स लिख रखी है या गैल ओपेरॉन जीन्स लिख रखी है, उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको समझना नहीं है। आप समझिएगा, मैंने यहां पर फेज जीन इस तरीके से लिखा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, क्योंकि हम लोग बैक्टीरियोलॉजी पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बताता हूं। अगर ये वाला आपको चैप्टर समझना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग इसको, जैसे कि आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा बेटा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा है कुछ इस तरीके से। और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है आपका, यहां पर डीएनए होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? आपको किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और अपना डीएनए कहां पर ट्रांसफर कर देता है? अपना डीएनए कहां पर ट्रांसफर कर देता है बेटा? बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अपना डीएनए किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है? बैक्टीरिया के अंदर। और इस प्रोसेस को अगर आपको याद आ रहा होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ठीक है। और फिर ये डीएनए क्या करता है? प्लाज्मिड से क्या करता है बेटा? जुड़ जाता है। प्लाज्मिड से क्या करता है बेटा? जुड़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एकदम ऊपरी ऊपरी, ताकि आप काम चला सको। प्लाज्मिड से जुड़ जाएगा, तो जब प्लाज्मिड बनेगा बेटा, तो कुछ इस तरीके का ये प्लाज्मिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने इकोलाई लिया हुआ है, अब सुनना बात ध्यान से, ये जो मैंने इकोलाई लिया हुआ है, इसका सक्सेसिव क्या हो रखा होगा? इन्फेक्शन हो रखा होगा। किससे? बैक्टीरियोफेज से। तो अगर बैक्टीरियोफेज से इसका सक्सेसिव अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इसके प्लाज्मिड में कुछ ऐसी जीन्स दिखेंगी जो कि किसकी जीन्स होंगी बेटा? आपकी बैक्टीरियोफेज या फेज की जीन्स होंगी। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने लिया था, पॉल बर्ग ने इस वाले बैक्टीरिया को लिया था, ऐसे बैक्टीरिया को, इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अदर चीजों का सहारा लिया है, ठीक है। आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप पॉल बर्ग के बारे में जाने बेटा, क्योंकि अगर पॉल बर्ग जी ने अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया होता, तो शायद ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती। आप समझिए कितना क्रिटिकल चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आपको ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका डीएनए लिया, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लिया, और प्लाज्मिड लिया। दोनों को मैंने क्या किया बेटा? कट किया। कट किससे करूंगा? कट किससे करूंगा बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगा, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग अगली क्लास में तो पढ़ने वाले हैं ही। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने क्या किया? इन दोनों डीएनए को बेटा क्या किया? कट किया, ठीक है। और कट करने के बाद मैंने लैब में एक डीएनए को क्या किया बेटा? सिंथेसाइज किया। मैंने लैब में एक डीएनए को सिंथेसाइज किया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और इट इज डन बाय पॉल बर्ग। इट इज डन बाय पॉल बर्ग। तो पॉल बर्ग ने सबसे पहले लैब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अभी मैंने कुछ देर पहले ही लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बेटा, अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी? ये सेल कैसी हो जाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो सेल कैसी हो जाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सुनना पूरी बात ध्यान से बेटा। आपने 3 स्टेप्स पढ़े होंगे बेटा। एक आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये भी चीज याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने, कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, और ट्रांसडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसडक्शन मैंने अभी थोड़ा सा आपको जानकारी दिया, ठीक है। अगर कोई सेल के अंदर हम डीएनए इंसर्ट कर दे, या सेल अपने आप किसी एटमॉस्फेयर से डीएनए को ले ले, तो सेल कैसी हो जाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल कैसी हो गई बेटा? ट्रांसफॉर्म हो गई। अब इस बैक्टीरिया को मैं क्या करूंगा? कल्चर मीडियम पे बेटा क्या कर दूंगा? अगर डाल दूंगा, तो ये अब बहुत तेजी से क्या करेगी? बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने लगेगी। देखिए ये कल्चर मीडियम है,
ठीक है, और इसमें क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज बन रही है। ठीक है, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज। ठीक है, तो ये जो, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए होंगे, ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने ग्रीन कॉलोनीज बनाई है बेटा, ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई हैं ये आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं। तो इतना आपको याद करने की या समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा एक्सपेरिमेंट ये वाला बताने का सिर्फ मेरा पर्पस या मकसद सिर्फ इतना था बेटा कि आप जानो पॉल बर्ग के बारे में बेटा, और इन्हीं के बाद स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर आए बेटा, और फिर इन्होंने 1972 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मैं उसको भी आपको भी बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा एक चीज आप, कि इसी के कारण इनको पॉल बर्ग को 1980 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने साझा किया था, दो और साइंटिस्ट थे, उनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं बेटा, आप नेट पे जाकर उनका नाम सर्च कर सकते हैं। तो इनको 1980 में क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो सोचो इनको नोबेल प्राइज मिला, तो हम लोग कैसे इनको नेग्लेक्ट कर सकते थे, तो इनको पढ़ाना बेटा थोड़ा सा जरूरी था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। यहां पर कोई क्रिस्टल एकदम कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए कि मैंने यहां पर आपको क्या पढ़ाया है। ठीक बच्चों, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बताइए, फिर मैं और आगे चलता हूं बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब आपको यह समझ में आ गया, तो अब मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बेटा, जिनको हम लोग बोलेंगे हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन। ठीक है, आपकी ये एनसीईआरटी की थोड़ी सी लाइंस हैं, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूं, इसको फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। इन्होंने बोला था कि आपने थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर, डीएनए फ्रेगमेंट का लूंगा बेटा और वेक्टर लूंगा। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मिड को जनरली बेटा मैं यूज करने वाला हूं वेक्टर की तरह, और फिर मैं क्या बनाऊंगा उससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। ठीक है, तो इस वाली लाइन को मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा यहां पर हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बहुत बेटा इन्हीं के कारण, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के कारण ही, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के कारण ही ये जो ब्रांच है ये आपकी एस्टेब्लिश हो सकी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तो बनाना बता दिया था बेटा किसने, आपका पॉल बर्जी ने, लेकिन स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर की वजह से ही इस जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है ये बाद में क्या कर सकी, डेवलप कर सकी, और ना केवल डेवलप कर सकी, फ्लोरिश कर सकी। और आप समझिए आज के टाइम पर इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस क्यों है बेटा, कि अगर मैं आपका एक ही एग्जांपल लूं, तो जो कि मैं बार बार लेता हूं, ह्यूमन इंसुलिन, हम लोग ने बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन बनवाया है बेटा, और उसको हम लोग यूज करते हैं, और कितने डायबिटिक पेशेंट्स को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलिए, तो हर्बर्ट बॉयर ने एक्चुअली किया क्या था, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन के अलग अलग काम थे। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताने की बेटा कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये क्या है, आपकी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने बाहर से, ठीक है, बैक्टीरिया लिया मैंने, और इस बैक्टीरिया को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इस बैक्टीरिया को मैं होस्ट बैक्टीरिया बोल सकता हूं, होस्ट बैक्टीरिया बोल सकता हूं। पहले समझना कि एक्चुअली हर्बर्ट बॉयर ने किया क्या था, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, होस्ट बैक्टीरिया। अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या लिया बेटा, मैंने बाहर से एक प्लाज्मिड ले लिया, मैंने एक प्लाज्मिड ले लिया बाहर से, मैंने एक प्लाज्मिड ले लिया बाहर से, ये है बेटा आपका प्लाज्मिड।
ठीक। अब इस प्लाज्मिड को बेटा मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को मैंने क्या किया, इस होस्ट सेल में, इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये कहां पर आ गया आपका, ये आपका आ गया, यहां पर आ गया, सिंपल सी बात है, आ गया। ठीक है, तो प्लाज्मिड को होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की जो टेक्निक थी वो किसने बताई थी बेटा, आपकी हर्बर्ट बॉयर ने बताई थी। अब आप समझिए कि एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट बॉयर जी ने बेटा एक्चुअली किया क्या था कि ये टेक्निक बताई थी कि किस तरीके से मैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड को एक अदर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर सकता हूं। और अब ये जो सेल हो गई, अब ये सेल में बेटा बेटा मैंने फॉरेन प्लाज्मिड को अगर ट्रांसफर कर दिया है तो अब ये क्या हो गई बेटा, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो मैं बार बार अगर ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा तो मुझे लगता है, और इस चीज को मैंने 3-4 बार आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझना स्टैनले कोहेन जी का काम क्या था। स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर जी ने यह बताया कि एक टेक्निक बताई जिसके थ्रू मैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ये टेक्निक किसने बताई बेटा, आपकी हर्बर्ट बॉयर जी ने बताई। ठीक है, अब स्टैनले कोहेन जी ने क्या किया, स्टैनले कोहेन जी ने क्या किया होगा, आइए देखते हैं। स्टैनले कोहेन जी ने, सुनना पूरी बात ध्यान से बेटा, इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ठीक है, इससे इन्होंने एक प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया, इससे इन्होंने एक प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया, और इस प्लाज्मिड को हम लोग बोलेंगे PSC101, PSC101। SC फॉर क्या है बेटा, आपका स्टैनले कोहेन। SC फॉर क्या है बेटा, आपका स्टैनले कोहेन है, और P फॉर क्या है, आपका प्लाज्मिड। तो अब आपको यह बात भी समझ में आ गई कि अगर कहीं पर भी सामने अगर स्मॉल p लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिख रखा है, प्लाज्मिड लिख रखा है। ठीक है, और इस प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की जीन होती है, एक एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या होती है बेटा, जीन होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्लाज्मिड के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर एक एक जीन होती है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, रेसिस्टेंट जीन। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो मैं और आगे चल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट की, क्योंकि ये स्टैनले कोहेन जी ने निकाला था। तो देखिए अब प्लाज्मिड को पूरा एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका स्टैनले कोहेन जी कर रहे हैं, और उसको ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, आपका हर्बर्ट बॉयर जी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया दोनों का कितना ज्यादा योगदान रहा होगा बायोटेक्नोलॉजी के मतलब प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है कि PSC101 साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ठीक है, और ये है बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी, ये है आपका प्लाज्मिड। ठीक, सुनते रहना बेटा पूरी बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इस प्लाज्मिड में, जो कि ये वाला प्लाज्मिड है बेटा, इसमें एक जीन है, एक जीन है, क्या हो गया, एक जीन है, ठीक है, इस जीन को मैंने क्या बोला, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन बोल दिया मैंने। रेसिस्टेंट
जीन बोल दिया, ठीक है। ये मैंने किससे एक्सट्रैक्ट किया है बेटा? आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ये इसका एक नेटिव प्लाज्मिड है, याद रखिएगा, PSC101 साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का नेटिव प्लाज्मिड है, नेटिव, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब मैंने क्या किया कि हर्बर्ट बॉयर जी ने ये पहले से ही हमको बता रखा था बेटा कि प्लाज्मिड को हम लोग अगर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उन्होंने एक टेक्निक भी बताई थी, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये बैक्टीरिया, सॉरी, ये इस प्लाज्मिड को एक होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। आइए, जब ये आपका प्लाज्मिड इस सेल में ट्रांसफर हो गया बेटा, तो मुझे बताइए कि अब ये सेल क्या हो गई? अब ये सेल क्या हो गई बेटा? आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सेल क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो बैक्टीरिया था, एक्चुअली ये क्या था बेटा? आपका इकोलाई बैक्टीरिया। ये क्या था? आपका इकोलाई बैक्टीरिया। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। इकोलाई बैक्टीरिया, और याद रखिएगा इकोलाई बैक्टीरिया और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक दूसरे से बेटा बहुत ज्यादा क्या करते हैं? रिजेंबलेंस शो करते हैं। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और यूके इकोलाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या शो करते हैं बेटा? रिजेंबलेंस शो करते हैं, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया सर, ठीक है। अब ये वाला जो प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमने क्या रख रखी है बेटा? इसके अंदर हम लोग ने रख रखी है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट की जीन। अब इस इकोलाई को, अब ये जो है ये ट्रांसफॉर्म सेल है बेटा, ये आपकी क्या है? आपकी ट्रांसफॉर्म सेल है, बिल्कुल सही बात। अब ये जो क्या है? एक ट्रांसफॉर्म सेल है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा? कल्चर मीडियम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जब मैं कल्चर मीडियम पे डाल दूंगा, कल्चर मीडियम पे जब मैं डाल दूंगा, तो इसकी बेटा बैक्टीरियल कॉलोनीज बनने लगेंगी। क्या बनेंगे बेटा? बैक्टीरियल कॉलोनीज बनेंगी। इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई, बैक्टीरियल कॉलोनीज बन गई, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे बताइए कि ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है बेटा, सुनते रहना बात, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। मुझे ये बताइए बेटा कि ये जो आपकी सेल है, सुनना पूरी बात ध्यान से, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म सेल है, इसके पास जो प्लाज्मिड है वो क्या शो कर रहा है? कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इस कल्चर मीडियम में, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दूं, अगर मैं इस कल्चर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड कर दूं, तो क्या होगा? क्या ये बैक्टीरिया मर जाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं मरेंगे। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज, इस वाली ट्रांसफॉर्म सेल्स की जो बैक्टीरियल कॉलोनीज बची, जो बनी है बेटा, वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस शो करेंगी, और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज नहीं मरेंगी, क्योंकि इसके पास एक जीन है। कौन 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 रखा हुआ है? इसका प्लाज्मिड रखा हुआ है, ठीक है। और इस कारण ये इस कल्चर मीडियम में बच जाएंगी, ठीक है। हाँ, जिन सेल्स में ये वाला प्लाज्मिड नहीं होगा, वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस नहीं रखेंगी, और वो क्या करेंगी बेटा? मर जाएंगी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा? आपका हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन जी ने किया। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, जो कि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सुनिए बात ध्यान से पहले, ठीक बच्चों? चलिए, चलिए। तो अब मैंने यहां पर दो प्लाज्मिड्स लिए हैं बेटा। ये है एक प्लाज्मिड, जिसको मान लीजिए मैंने बोला प्लाज्मिड ए, मैंने बोला प्लाज्मिड ए, ठीक। एक मैंने दूसरा प्लाज्मिड लिया बेटा, जिसको मैंने बोला प्लाज्मिड बी, प्लाज्मिड बी। बहुत आराम से चल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों को टफ जरूर लगता है, लेकिन अगर मैं बहुत हौले हौले से, आराम आराम से चलूंगा, तो हौले हौले से तो बेटा हम पूरी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज, कोई भी जिंदगी में अगर मैं बात करता हूं बेटा, कोई भी चीज ग्रेजुअल होती है, ठीक है, सडन कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आपको सक्सेस भी पानी है, तो उसके लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो सिंपल सी बात है, आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप साल भर मेहनत करेंगे तो उसी का परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। तो सक्सेस भी बेटा क्या आपको ग्रेजुअल ही मिलती है, सडन नहीं मिलती। और अगर किसी को रातों रात सक्सेस मिल भी रही है,
तो वो सक्सेस बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगी। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि आजकल की जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है बेटा, उसमें बहुत सारे आप लोग को देख के लगता भी होगा कि बहुत सारे लोग इतना जल्दी से इतना सडन सक्सेस मिल गया बेटा, लेकिन होता है, ठीक है, ऊपर वाला देखता है। ठीक है, तो मेहनत आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, ज़्यादा एक अपने सोशल मीडिया से क्या इन्फ्लुएंस होने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये देखो यहाँ पर पढ़ने का क्या फ़ायदा, ये लोग तो क्या कहते हैं डांस करके फेमस हो जा रहे हैं। ठीक है, वो सब बात की बात है बेटा, अगर सब लोग अगर सोशल मीडिया पे डांस ही करते रहेंगे तब तो ये इस दुनिया का बंटाधार हो जाएगा बेटा, कोई ना डॉक्टर बनेगा ना कोई इंजीनियर बनेगा। ठीक है, जिसने मोबाइल फोन के सामने अगर आप क्या कहते हैं नाच गाना भी कर रहे हैं बेटा, तो सिंपल सी बात है, आप मोबाइल के सामने नाच गाना, मोबाइल भी किसने बनाया है, एक इंजीनियर ने ही बनाया होगा। ठीक है, आप अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो सिंपल सी बात है बेटा। तो लोगों का काम है कहना और उस चीजों को आपको अवॉइड करते रहना है। बिल्कुल, अगर आपको सक्सेस होना है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सक्सेस की, कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए। अगर आप फोकस्ड हटाएंगे अपना, अगर आप फोकस नहीं होंगे किसी चीज को लेके तो सिंपल सी बात है, वो चीज कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती है, और ये जिंदगी में हमेशा सत्य होता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या बोले, मैंने प्लाज्मिड एक लिया बेटा। अब सुनना बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पर जो एक प्लाज्मिड लिया है बेटा, प्लाज्मिड ए में मैंने देखा कि यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है बच्चों, और जो मैंने दूसरा प्लाज्मिड लिया है, इसमें मैंने रख रखा है एक दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ठीक, ठीक है, तो यहां पर यह है आपका कैनामाइसिन रेसिस्टेंट, दो प्लाज्मिड बी है, इसके पास क्या है आपका कैनामाइसिन। कैनामाइसिन भी बेटा आपकी एंटीबायोटिक होती है। कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, और ये है आपकी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। आगे बच्चे बात समझ में। अब मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है बेटा, मैंने क्या किया होगा, जैसे कि मैं हमेशा करते आया हूं, मैं यहां पे कट करूंगा। ठीक है, सॉरी, मैं यहां पे कट करूंगा, यहां भी कट करूंगा, और कट करने के बाद मैं दोनों प्लाज्मिड को क्या करूंगा, मिक्स करके बनाऊंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा। जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लूंगा बेटा, तो मेरे पास यहां पर मेरे पास टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में भी रेसिस्टेंट जीन होगी, और कैनामाइसिन के अगेंस्ट में भी क्या रखेगा, ये जीन रखेगा। ठीक, आपको बात समझ में आ गई। और ये जो मैंने बनाया है, ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर बेटा, आपका एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब मैं बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, तो आइए, तो ये सेल क्या हो गई आपकी, ट्रांसफॉर्म हो गई बेटा, जिसके पास कौन कौन सी जीन होंगी आपकी, एक तो टेट्रासाइक्लिन की रेसिस्टेंट जीन है, ठीक, और एक आपकी कैनामाइसिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट जीन है बेटा आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो मुझे बताइए कि अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, किस किस के लिए रेसिस्टेंस शो करेगी, दोनों के लिए शो करेगी, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा आपका, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में भी जीन है और कैनामाइसिन के अगेंस्ट में भी जीन है। ठीक है, तो इट विल सर्वाइव, इट विल सर्वाइव। ठीक है, तो इट शोज रेसिस्टेंस अगेंस्ट, मैं ऐसा लिख देता हूं, इट शोज it shows resistance against tetracycline
and it shows resistance against tetracycline and kanamycin. Kanamycin एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। तो ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाला एक्सपेरिमेंट बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको और समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब इतना बात तो आप सिर्फ और सिर्फ अब इस चीज को अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने कुछ कर रहा हूं। हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने ये बताया कि किस तरीके से हम इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसको कैसे इसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इसकी क्लोनिंग होगी, और कैसे ये प्रोजेनीज में ट्रांसफर होगा। इस सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एलोबोरेट किया। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई साइंटिस्ट अगर कुछ बोलते हैं तो इसके लिए उनको प्रूफ देना पड़ता है, और प्रूफ देने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अपने एक्सपेरिमेंट को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा लोगों के सामने। जब वो देखेंगे लोग कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तभी बेटा उनके एक्सपेरिमेंट को मान्यता मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से कि इन्होंने कि ये पूरा ये जो लिया है बेटा, ये सारी चीजों को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया? डेमोस्ट्रेट किया होगा। और इसी कारण अब सुनना पूरी बात, अब जब ये सेल बेटा मल्टीप्लाई करेगी तो क्या ये जो आपका प्लाज्मिड है, क्या ये इसके प्रोजेनीज में ट्रांसफर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर हमेशा हम बैक्टीरियल सेल का ही यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको पता होगा तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 से 25 मिनट में बेटा ये डिवीजन शो करते रहता है। ठीक है, और बहुत सारी 20 से 25 मिनट में कितनी सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज बन सकती हैं, इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में मुझे आ गया। मुझे बताइए कि यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। ठीक है, तो इन्होंने ना केवल प्लाज्मिड को ट्रांसफर करना बताया, प्लाज्मिड किस तरीके से इकोलाई में क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगी, इसकी क्लोनिंग होगा, वो चीज को डेमोस्ट्रेट किया। और किस तरीके से ये जो आपका जो ट्रांसफॉर्म सेल है, ये जो ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है, ये इसके प्रोजेनीज जो बनेंगी बेटा बैक्टीरियल सेल, उसमें भी बेटा क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से किसने एक्सप्लेन किया था? हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन। कितनी बार नाम ले चुका हूं, और इसलिए आपके दिमाग में ये चीजें घर कर जानी चाहिए। और वही सेम चीज बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं बेटा, बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर्स, ये जिसको मैं क्या बोलता हूं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मैं बार बार यूज कर ही रहा हूं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, जो कि मैं हमेशा किया। देखो बेटा, ये कट पीस डीएनए था और ये आपका प्लाज्मिड डीएनए, इसको मैंने मिक्स करके क्या बनाया? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। उसके बाद जब मैं इसको जोड़ता हूं बेटा, कट करने के बाद भी मुझे इस डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा ना, तो मैं क्या यूज करता हूं? डीएनए लाइगेज। ये सब आपने पढ़ रखे होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, डीएनए विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंट्स देयर एंड्स। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, और फिर क्या बना लिए हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए। और फिर क्या बना लिए बेटा हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। When this DNA is transferred into Escherichia coli into bacterium closely related to Salmonella, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि Escherichia coli और साल्मोनेला एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? रिजेंबलेंस तो करते हैं, मतलब दे आर क्लोजली रिलेटेड। इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। वही चीज तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि देखो बेटा, ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये आपका प्लाज्मिड है, कट किया, ठीक है, मिक्स किया, और फिर क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने जो आपके एनसीईआरटी में जो पूरा लाइंस दे रखी थी, इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्या किया? आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बेटा, ये तो सब पूरा हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है? बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए बेटा,
तो मैंने ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी है बेटा, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को अच्छी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लीज बेटा, आप, अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी भी चीज को आप रैंडम पढ़ेंगे, अगर सुपरफिशियल तरीके से पढ़ेंगे, तो वो चीज किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि इन सारी चीजों को बेटा आप आगे भी जाकर अगर आपका एमबीबीएस में भी एडमिशन होगा तो वहां पर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री में भी ये चीजें आपको, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज। लेकिन आपका बेसिक्स चीज तो क्लियर हो। आप लोग करते क्या हो, हर चीज को सुपरफिशियल पढ़ते हो और आपके दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके चले जाओ। प्लीज बेटा, अपने अप्रोच को थोड़ा सा बदलिए। अगर आप अपने अप्रोच को नहीं बदलोगे तो आप सिलेक्शन कैसे गेन कर पाओगे? समझो पूरी बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला यहां पर, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तीनों आपके स्टेप्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये मैंने बता दिया। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस डीएनए मॉलिक्यूल, किस डीएनए सेगमेंट को, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए, किस डीएनए सेगमेंट को आपको क्लोन करना है और फिर उससे आपको प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक डीएनए सेगमेंट को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, उस डीएनए सेगमेंट को एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड से मर्ज करके उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद जो आपका वो जो ट्रांसफर हुआ है प्लाज्मिड, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसका रेप्लिकेशन होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेंगी और मल्टीपल कॉपीज बनने के बाद फिर ये क्या करेगा, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, तो बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड करेगा तो ये जो मल्टीपल कॉपीज बनी है ये इसके प्रोजेनीज में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे लगता है ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बार बार एक ही स्टेप्स को मैंने कितनी बार पढ़ा दिया बेटा। अब भी अगर आपको इन चीजों में अगर दिक्कत होगी तो बेटा आपको बहुत अच्छे से वापस से दो से तीन बार लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जिस जीन को, जो मेरी डिजायर्ड जीन है, जिससे मैं बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करा के उससे प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, उससे सर्विसेज को लेना चाह रहा हूं, वही तो मेरी डिजायरेबल जीन है। सपोज कीजिए मैं अगर एक सिंपल सी, बार बार वही एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मुझे ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है, तो मुझे डिजायरेबल जीन कहां से निकालनी पड़ेगी, बीटा सेल्स से निकालनी पड़ेगी, बीटा सेल से निकालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। बीटा सेल से मैंने क्या किया, डिजायरेबल जीन्स को निकाला, उसको बैक्टीरियल प्लाज्मिड में से क्या किया, मर्ज किया, क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि वो जीनोम सिंपल सी बात है बेटा। प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करेगा, उसको ओराई प्रोवाइड करेगा। ये सब बातें हम आगे भी करने वाले हैं। और जब वो ओराई प्रोवाइड करेगा तो उसका क्या होगा, क्लोनिंग होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो यही सेम जो इनका मल्टीपल कॉपीज बनी है, ये जो क्लोन्स हुए हैं, ये आपके मतलब बैक्टीरियल के कॉलोनीज में भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल्स की जो प्रोजेनिस बनी है उस पर भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इन्होंने एक स्टेप को खा गए। वो क्या खा गए कि मुझे इसको बैक्टीरियल प्लाज्मिड से क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को लैब में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बार बार मैं थोड़ा सा बोलते बोलते हाफ जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, और फिर मैंने क्या बोला, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट। मतलब कि जो आपने, सिंपल सी बात है, जो आपने डीएनए को ट्रांसफर किया है होस्ट सेल में, वो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे कल्चर मीडियम में, ताकि जब वो न्यूट्रिशन को ले पाएगा कल्चर मीडियम से, तभी तो वो अपने आप को, वो उसके अंदर रेप्लिकेशन हो पाएगा, वो मल्टीपल कॉपीज को बना पाएगा। तो मेंटेन भी करना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, और उसके बाद वो डीएनए की जो मल्टीपल कॉपीज बनी है वो उसके प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट, ये तीनों बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, अब सुनो, यही एक्सपेरिमेंट जो मैंने यहां पर बताया है, सब बार बार उसी को मैंने वापस एक बार फिर से बता दिया। इधर देखो, ये है आपका इकोलाई, ये है इसका प्लाज्मिड,
ठीक है, प्लाज्मिड में क्या है अच्छा ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, यहां पर अब मैंने क्या दिखा रखा है आपका रेस्ट्रिक्शन साइट, ऐसी साइट जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या दिखा रखा है बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट दिखा रखा है। ठीक है, अब यहां पर मैंने सपोज कीजिए कि मैं अगर ह्यूमन इंसुलिन को बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम को निकाला, उसके अंदर जो आपकी बीटा सेल्स के अंदर जो ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाली जीन है, उस सेगमेंट को पहचाना, जीनोम से उस सेगमेंट को पहचाना, उसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको कट किया, यहां से भी इसको कट किया। सिंपल सी बात है बेटा, मुझे यहां पर कट करना पड़ेगा, मुझे कट लगाना पड़ेगा। मैंने यहां पे कट किया, ठीक है, और फिर मैंने यहां पर क्या किया, डिजायर्ड जीन्स को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द बीटा सेल्स, मैंने डिजायर्ड जीन को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर मैंने इसको भी कट किया, फिर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बना लिया मैंने, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया, जिसके अंदर क्या है, ऐसी मेरी डिजायर्ड जीन है जिससे मैं क्या ले सकता हूं, प्रोडक्ट को ले सकता हूं। इसके बाद तो ये मेरा पहला क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा फिर मैंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कहां पे ट्रांसफर करना है मुझे, होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, ये इसका मेन डीएनए होगा और ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, सेकंड क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू द होस्ट, मतलब कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को मैंने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो ये वाला जो प्लाज्मिड है, जिसके अंदर क्या है बेटा, आपकी मेरी डिजायर्ड जीन है, वो भी ट्रांसफर होगा उसके प्रोजेनी में। ये देखो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो गया। तो बैक्टीरियल सेल्स कैरिंग कॉपीज ऑफ द फॉरेन जीन, और ये फॉरेन जीन क्या है, मेरी डिजायर्ड जीन है। फॉरेन जीन क्या है बेटा, मेरी डिजायर्ड जीन है ना। और जीन में फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, फिर मैं उससे प्रोडक्ट निकालूंगा, और इसी से फिर मैं क्या बाद में लेने वाला हूं बेटा, प्रोडक्ट लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये सब चित्रकारी मैंने पहले इसलिए कर रखी है बेटा, ताकि सिर्फ आपका फोकस ध्यान, क्योंकि अगर मैं इन डायग्राम्स को पहले से बना के नहीं रखूंगा तो लेक्चर लंबे हो जाएंगे, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, और आप भी बोलेंगे सर बहुत हो गया, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बोलते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए, तो कहने की बात ये है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने इस एक्सपेरिमेंट को, जो आपकी एनसीईआरटी में जो 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसको मैंने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, फिर मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, फिर उसको मेंटेनेंस किया, और मेंटेन करने के बाद फिर वो आपके प्रोजेनिस में क्या हुआ, आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला अगर आपको लेक्चर समझ में आया बेटा, मैं इस पूरे, है ना, तो मैंने यहां तक जितना बताया है, मैं यहां पर लेक्चर नंबर 1 से ये पूरा जो पीडीएफ है, मैं आपका किसमें डाल दूंगा, आपका टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा बेटा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। कोई और अगर आपको टॉपिक्स में दिक्कत है तो उसको भी बताइए। अगर आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अगर कोई दिक्कत है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसको भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आई एम ऑलवेज फॉर यू, बट आपका कॉर्पोरेशन बेटा थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, और अच्छे से खाना पीना खाते रहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।